अब जो सिचुएशन तुम्हारे साथ है ना, वही सिचुएशन लाखों स्टूडेंट्स के साथ और भी है। इस स्ट्रेस और प्रेशर को हैंडल करना। और ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इन्हीं लाखों में से कुछ लोग दोनों चीज़ें कर लेंगे, कंपटीशन और बोर्ड्स। कुछ लोग शायद एक में अच्छा कर पाए और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों में शायद अच्छा ना कर पाए। प्रेशर को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। थोड़ा सा इंसान की तरह से पढ़िए, मशीन मत बनिए। क्या ये आईक्यू का डिफरेंस के कारण हो रहा है कि भाई वो लोग तो कुछ अलग ही हैं, उनका तो दिमाग कुछ अलग ही चलता है? तो यार मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे आसपास वाले लोग तुमसे क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी पूरी लाइफ इस चीज़ का एविडेंस है। मैं भी इसी सिचुएशन में था एक समय पे, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये 12 पॉइंट जानने के बाद में तुम भी ऐसे ही सोचने लगोगे। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 12 पॉइंट्स तुम्हारे माइंडसेट को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले हैं। लेकिन उन सबसे पहले एक प्रॉमिस करो मुझसे अभी, हाँ करो, कि जो जो भी मैं 12 पॉइंट बताऊंगा उनको अप्लाई करोगे। क्योंकि मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है बाकियों की तरह, तुम्हें 12 पॉइंट बता के यहाँ से चला जाऊंगा मैं। मेरा काम तभी खत्म होगा जब तुम एग्जाम में कॉन्फिडेंस से जाओगे। रिजल्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है मुझे उससे मतलब है। तो अभी मुझसे प्रॉमिस करो, और अगर प्रॉमिस कर दिया है तो कमेंट में अभी लिखो आई प्रॉमिस। चलते हैं इस 12 पॉइंट्स के शानदार सफर पर। तो अब जब तुमने मुझसे वादा कर दिया है तो मैं भी तुमसे एक परमानेंट वादा करना चाहूँगा कि ये 12 पॉइंट्स तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत आसान बनाने वाले हैं, और जो बोर्ड्स और कंपटीशन का तुम्हारे टैबू बना हुआ है दिमाग में, उसको निकालने में बहुत 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 अच्छी हेल्प करने वाले हैं। तो अपना सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट कर दो। अभी तक तुमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कितनी तेज पढ़ा, कितना बच रहा है, कितना नहीं बच रहा है, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन सबको छोड़ के मेरी एक बात पकड़ लो बस, कि मुझे अब सीरियसली चालू करना है काम। क्योंकि आपके अब दिन रह गए हैं बिल्कुल कम। तो हमें सबसे पहले तो ये काम करना पड़ेगा कि इधर उधर की चीज़ों से ध्यान हटा के मेन फोकस करना पड़ेगा सीरियस पढ़ाई। सीरियस पढ़ाई मतलब 24 घंटे आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए, इसे कहते हैं सीरियस पढ़ाई। तो वो अब चालू कर देना। अब जब तुमने मुझसे प्रॉमिस करके मेरी पहली बात मान ही ली है, तो मैं तुम्हें दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है भाई? जो आप पेपर देने वाले हो उसकी समझ आपके दिमाग में होनी चाहिए। भाई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी तो समझ आपके पास होगी, लेकिन क्या आपके पास में बोर्ड्स की पूरी समझ है? क्या आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या आपको पता है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या आपको पता है कि कितना लिखना है? क्या आपको पता है कि कैसे लिखना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। सवालों के बिना अंडरस्टैंडिंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सबसे पहले हमें सवाल ही पकड़ने हैं। तो क्या आपको पता है कि बोर्ड्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? क्या आपको ये पता है कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? क्या आपको ये पता है कितने कितने नंबर के चैप्टर्स आएंगे? क्या आपको पता है कि कितना लिखना है? क्या आपको पता है कि कैसे लिखना है? क्या आपको पता है कि कितनी देर में लिखना है? तो ये सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था अप्लाई करने का, तो इन 6 क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए, चाहे बोर्ड्स हो चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। क्योंकि देखो, अब मैं कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको दे दूं कि ले पेपर करिए आओ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ पिला दूं तुमको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बस बता सकता हूँ कि ये रास्ता है भाई, इतनी किलोमीटर दूर चलोगे, इतना चलना पड़ेगा, तो आपकी मंजिल आ जाएगी। चलोगे तो तुम ही ना। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या है, नोट कर लो। एक्टिविटी 1 क्या है आज की, कि हमें इन 6 सवालों के आंसर ढूंढने हैं सबसे पहले तो। और अगर आपको पता है तो चलो अपन आगे चलते हैं। अब अगली चीज है जो कि टाइम बचाने वाली है, तो वो क्या है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सिलेबस। ये कैसे करना है भाई? तो देखो, टॉपर लोग क्या करते हैं, 3 चीज देखते हैं इस चीज को करते समय। पहली चीज क्या है कि ओवरलैपिंग टॉपिक्स। इसका मतलब क्या है, देखो तुम कंपटीशन और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो दोनों में बिल्कुल सिमिलर है, बस एक में तुम्हें आंसर निकालना है और दूसरे में तुम्हें डिस्क्रिप्टिव लिखना है। तो भाई जो जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया वो लिख दिया। भाई आंसर अपन तभी तो निकाल पाते हैं कंपटीशन में जब अपन को प्रोसेस पता होती है, और उस प्रोसेस को वर्ड्स बाय वर्ड्स लिखना ही बोर्ड्स का आंसर बन जाता है। बस इतना ही फर्क होता है। तो उन टॉपिक्स को पहले आप ये आप ही को करना है, उन टॉपिक्स को आप छांटोगे अलग से, ठीक है? तो अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। देखो अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 क्या कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बोर्ड्स में और कंपटीशन में बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब जैसे मान लो कोई हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ, वो आपके कंपटीशन में नहीं आएगा और इसमें बोर्ड्स में आ रहा है। ऐसी चीज़ों का क्या करना है? तो ऐसी चीज़ों के लिए फ्री टाइम निकाला जाता है। जैसे मैंने कैसे किया था ये काम, जैसे मैं बाकी दिन तो मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता था, और जैसे खाना खा के थोड़ी देर मुझे घूमना है, तो कभी देखो हिंदी इंग्लिश की मैं किताब खोल के नहीं बैठा। मैंने क्या किया, चैप्टर का नाम यूट्यूब पे सर्च किया, ईयरफोन लगाए और बस घूमता घूमता उस चैप्टर को सुन रहा हूँ, बस वो याद हो गया। तो बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है कि हम जिस चीज़ को जितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए उतनी ही प्रायोरिटी दें, नहीं तो हमारे पास टाइम भी तो लिमिटेड है ना। तो हमारे पास 2 चीज़ें तो आ गई। पहली चीज़ क्या है कि भाई जो चीज़ें सेम है, दूसरी क्या है, जो चीज़ें सेम नहीं है। अब तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा स्टेप वो आता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना। अब आपको क्या करना है, देखो
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा स्टेप इन दोनों स्टेप के बिना नहीं हो पाएगा, और तीसरा स्टेप ही मेन स्टेप है इस पॉइंट का। तो सुनो कैसे करना है। आपको देखो, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होते हैं, और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, बाकी कोई डेस्क वर्क वगैरह हो तो उसमें ब्लूप्रिंट वगैरह भी आते हैं, और बाकी आपके पास कोई पुरानी गाइड पड़ी हो जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हों पुराने साल के, वो आप देख सकते हो। तो हमको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादातर एक ही चैप्टर या फिर एक ही टॉपिक में से आ रहे हैं। तो हमने जो 2 तरह के टॉपिक छांटे थे ना, उनमें फिर हम उनको सबसे पहले लिख लेंगे। क्या कहा मैंने, ये 2 टॉपिक छांट लिए। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे इन दोनों में वो कोई से भी कैटेगरी में फॉलो करें, उनको हमें एक कागज़ पे लिख लेना है। अब ये प्रोसेस है, इसको जो फॉलो कर लेता है उसके तो नंबर आ जाते हैं, और जो आलस करता है वो रह जाता है। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है, तीसरे में प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने सेट कर लिया कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या है कि ऐसे टॉपिक्स जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप समझ में आ गई। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हुई हो तो इस वीडियो को वापस से देख लेना, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद में अपन एलिजिबल हो जाते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने के लिए। अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्लान शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ऐसे अंधाधुंध पढ़ाई मत करो भाई प्लीज़। जब तक अपने दिमाग में एक फिक्स प्लान नहीं होता, अपना दिमाग का घोड़ा सीधी दिशा में नहीं चलता है, इधर उधर भागता है, उसको एक प्लान में बांधना पड़ता है, एक ट्रैक पे चलाना पड़ता है। जैसे मैं मेरा बता देता हूँ कि भाई कोई भी ऐसा काम होता था ना बोरियत वाला, मतलब जो हार्ड है ऐसा मुझे लगता था, तो वो मैं दिन के पहली शुरुआत में कर देता था। शुरुआत के दिन के मेरे 3 से 4 घंटे उन्हीं कामों में लगते थे जो कि हार्ड है, क्योंकि बाद में अपन ऐसे सोचते हैं ना कि उनको बाद में करेंगे, तो बाद में वो और भी ज़्यादा हार्ड लगने लग जाते हैं। तो इस पर एक कहावत भी है, ईट द बिटर वन फर्स्ट, मतलब कड़वी चीज़ को पहले खाना चाहिए, बाद में मीठी मीठी चीज़ें खा लेनी चाहिए। तो इसी कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको हार्ड लगती है या फिर जो चीज़ आपके लिए बोरिंग है उसको पहले कर डालो, फिर उसके बाद आपकी मनपसंद चीज़ करोगे, और फिर लास्ट में मैं क्या करता था, रिवीजन करता था जो भी मैंने अपने दिन भर में किया है। तो अपन ने इतना कुछ सीखा, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में भी कई बार अपन को रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। वो सब क्यों होता है, अगले पॉइंट में जानते हैं। अगला पॉइंट क्या है, सेलेक्ट द राइट स्टडी मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वैसे इससे मुझे भी एक चीज़ याद आई है कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरा एक दोस्त बोर्ड्स के बिल्कुल पास में लेके आया, कोई बड़ी नॉवल टाइप थी कुछ, कब मैं तो अब इसको लगाऊंगा, इसको सोल्व करूंगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें से आ जाएंगे, बढ़िया चीज़ है। फिर मैंने कहा भाई अगले साल तक तू ये नॉवल ही सॉल्व कर। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने को एक स्टडी मटेरियल फिक्स रखना है अपना, जो कि अपनी स्कूल कोचिंग में फॉलो हो रहा है, वो स्टडी मटेरियल चलाओ। और स्टडी मटेरियल सबसे बढ़िया क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे अच्छा स्टडी मटेरियल कुछ है ही नहीं। या फिर अपने कोई डेस्क वर्क वगैरह हो, कोई टेस्ट सीरीज हो, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें। इनसे ज़्यादा आपको ना तो टाइम है और ना आपको करना है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपने पीछे वाली सभी चीज़ें फॉलो करी है ना, तो आपके पास में एक पक्का प्लान होगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें करनी है और इनको मैं कर दूंगा बिल्कुल। क्योंकि अब हमारे पास में सवालों के आंसर भी है, पहले दिमाग में सवाल ही घूम रहे थे, अब हमारे पास उनके आंसर भी है, तो अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चूज राइट स्टडी मटेरियल इज मस्ट। अब अपना 6 पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार सुना होगा लोगों से कि बेटा टाइम को सही यूज़ करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आज अपन हवा में बातें नहीं करेंगे। आज अपन समझेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कहते किसे। 2 स्टेप से समझेंगे। पहला स्टेप क्या है कि पहले तो अपन को पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट करना है, मतलब कि पढ़ाई और बाकी कामों के बीच में टाइम मैनेजमेंट स्थापित करना है। मतलब ये हुआ कि पढ़ाई के अलावा वाले जो काम हैं उनको केवल लिमिटेड टाइम इतना ही देना है कि जो हमारी ज़रूरत है, केवल उन्हीं को समय देना है। कोई फालतू की चीज़ के लिए अब टाइम है नहीं। देखो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, लेकिन अप्लाई करने का प्रॉमिस आपने कर रखा है मुझसे, तो देखो वादा तो आपको निभाना ही पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है कि अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन बहुत है, जब तक हम खुद नहीं चाहें ना उस डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं सकते। तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ अगर आपको करना है, सच में ही करना है ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन फिर आपको परेशान कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो कभी कोई भी आपको आके हटा देगा इस रास्ते से। लेकिन मैं इस ट्रैक पे आपको ला के रहूँगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अपने को स्टडी के अलावा जो काम है उनको मिनिमम कर देना है और स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। इसी के साथ अपना पहला स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरा स्टेप, पढ़ाई में भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और ये तो देख लिया कि पढ़ना कितनी देर है, कैसे पढ़ाई और बाकी सब चीज़ों में टाइम मैनेजमेंट करना है। अब केवल पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो सीखो। अब हर स्टूडेंट के साथ ये एक चीज़ होती है कि कुछ सब्जेक्ट में वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है सवाल करने में, बाकी चीज़ करने में, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल महसूस करता है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स आपको अच्छी तरीके से आते हैं और कुछ सब्जेक्ट आपको अच्छी तरीके से नहीं आते हैं। तो जो चीज़ आती है ना उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। देखो कई लोग ऐसा बताते हैं आपको कि उनको छोड़ दो, ये करो, नहीं, उनमें आपको केवल अब छोटे मोटे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चनों से प्रैक्टिस का पार्ट रखो उनका, और लर्निंग का जो सीखने का पार्ट है वो इससे करो। ये क्या है, जो आपको सब्जेक्ट नहीं आते हैं या फिर जिनमें आपको थोड़ा ऐसा डर है कि भाई कम नंबर आ सकते हैं इनमें,
उनको लर्निंग में ज़्यादा बैठाओ, मतलब उनमें नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, ठीक है। और इनकी तो केवल आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको आती है। जरूरी नहीं है सब्जेक्ट वाइज करो, टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, कि जैसे फिजिक्स में मुझे ये टॉपिक आते हैं, मैथ में ये आते हैं, केमिस्ट्री में ये आते हैं, और हिंदी में ये आते हैं, एसएसटी में ये आते हैं, साइंस में ये आते हैं, इनको आप अलग कर सकते हो। और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उनको अलग से ध्यान दो उन पे, ठीक है ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको बैठाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई मुझे पता है ये नहीं आता है वो नहीं आता है। एक कागज़ लो और लिखना चालू करो भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ये मैं बात, ये बिल्कुल एक्सपीरियंस की बात है। ये आपको अभी चाहे समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन ये 100% इफेक्टिव चीज़ है, कागज़ पे अपनी चीज़ों को लिख के फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप करोगे, देखो वादा किया है तुमने, तुम्हारा भी भला हो जाएगा और देखो आसपास वालों का भी भला हो जाएगा। ये आप सारे जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इनको फॉलो करोगे, आपको फिर रिजल्ट्स मिलना चालू होंगे इन स्टेप में, आपकी टेंशन दूर होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये होते जाएंगे तो लास्ट जब 12th स्टेप पे आओगे आप, तो अपने आप को सक्सेसफुल पाओगे आप। तो चलो इसी बात पे चलते हैं अपने 7th पॉइंट पे। 7वां पॉइंट आता है आपकी तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट विजन, मतलब रिवीजन। रिवीजन कैसे करें? देखो आजकल क्या हो रहा है, रिवाइज करते हैं भूल जाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं फिर भूल जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस की होगी ये बात, ये कोई ऐसी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस नहीं करता है, एक्सपीरियंस करते हैं लोग इस चीज़ को। तो इस चीज़ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये एक वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो की मैं खुद तारीफ नहीं करूँगा, आप खुद जाओ इस वीडियो पे, देखो इसको, और फिर मुझे बताना कि आप रिवीजन कैसे कर रहे थे, सही तरीके से कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। कि ये भी चीज़ें होती हैं रिवीजन के दौरान, ताकि रिवीजन परमानेंट बैठे। अगर हम अभी तक सही कर रहे होते हैं तो हो जाना चाहिए था शायद सब कुछ, लेकिन हम भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। इलाज ये रहा उसका। तो हमें रिवीजन का भी अब ऐसा मेथड पता चल गया है जिससे हमको बस एक ही बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अब अपन अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। अगला पॉइंट क्या है? हेल्थ, स्वास्थ्य आपका। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और कुछ तो ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं स्वास्थ्य का, इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि वो फिर पढ़ाई वढ़ाई भूल जाते हैं। इतना ज़्यादा भी नहीं रखना है और हेल्थ को नेगलेक्ट भी नहीं करना है। देखो अब अपने को चालू करनी है सीरियस वाली पढ़ाई। सीरियस वाली पढ़ाई में लगती दिमाग की सारी शक्तियाँ। तो उन शक्तियों का अगर अपन ज़्यादा समय तक और बहुत प्रेशराइज्ड सिचुएशन में बार बार प्रयोग करते हैं तो अपने पास एक कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं बर्नआउट होना, मतलब दिमाग की बत्ती डाउन चली जाती है। तो वो बिल्कुल भी मत होने देना। जब तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ पे ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आंखों में दर्द है, फिर कई लोगों की यहाँ पे दर्द होना चालू हो जाता है, तो वो अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। ब्रेक लो। जैसे साइंटिफिकली क्या होता है कि 1 घंटे आपने पढ़ाई करी तो 5 मिनट बाद आपको कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसे 60-70 मीटर दूर अपनी छत पे चले जाओ, चंदा मामा को देख लो और सूरज को मत देखना, कहीं आके होगी सर आंख फूट गई कैसे एग्जाम दी, ऐसा नहीं करना है। कोई भी दूर कोई पेड़ वगैरह हो उसको देखो, इससे क्या होता है अपनी आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे किताब कोई भी लैपटॉप वगैरह होता है, फ़ोन वगैरह होता है, तो वो बिल्कुल पास रहता है, जिससे आंखों में स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। तो 5 मिनट आपको क्या करना है कि कहीं आंख बंद कर लो, बहुत अच्छी बात है, आंख बंद करना तो सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको बाहर घूमने का मन हो रहा है तो कोई दूर की चीज़ पर ध्यान लगाओ, मतलब दूर की चीज़ को देखो, जिससे आपके दिमाग को इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, और एक मेरी तरफ से एक गोल्डन टिप है तुम्हारे लिए कि दिन में एक ना एक बार आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज देखो करनी है, जितनी आपसे हो सके, लगभग 10-15-20 मिनट जितनी भी आप कर सको उतनी किया करो। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ क्या है? टेस्ट। टेस्ट कैसे देना है, कितने देने हैं, क्या देना भी है, कैसे कैसे देने हैं, तो ये सब चीज़ें अपन इस सेगमेंट में देखने वाले हैं। तो देखो टेस्ट ना देने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे आप प्रिपरेशन के किसी भी लेवल पे हो, चाहे इनिशियल लेवल पे हो चाहे फाइनल लेवल पे हो, चाहे आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो या फिर ख़त्म होने वाली हो आपकी प्रिपरेशन, टेस्ट को नहीं छोड़ना है। क्योंकि टेस्ट क्या है, अपन को अपना आईना दिखा देता है, क्या अपन सही चल रहे हैं, क्या अपनी लाइन बिल्कुल सही है। जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था कि अपन को प्रायोरिटाइज करना है सब्जेक्ट को, तो आपको पता होगा कौन सब्जेक्ट वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। कैसे पता है? क्योंकि आपने कभी ना कभी टेस्ट दिया होगा ना। और टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये अपन एक इंसिडेंट से समझेंगे। वो इंसिडेंट है क्या कि वो एक लड़का था, नाम शायद उसका अखिल था, ऐसे कुछ था। तो उसने क्या किया कि वो बढ़िया कंपटीशन की तैयारी करा और अपने बोर्ड्स की भी तैयारी करा, सब कुछ सही चल रहा है। अब उसने बाकी सारी चीज़ें फॉलो करी हैं, लेकिन उसने क्या किया कि हिंदी के ज़्यादा टेस्ट वगैरह नहीं दिए। तो हिंदी के टेस्ट नहीं दिए उसने, तो उसके बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी भी आने वाली थी और उसके कंपटीशन में हिंदी नहीं आ रही थी। तो अब होता क्या है कि वो सारी साल इंग्लिश में लिखता है और लास्ट में उसने हिंदी का ना तो कोई टेस्ट दिया, डायरेक्ट जाके हिंदी के एग्ज़ाम में बैठ गया। हिंदी लिखी नहीं गई उससे और इस छोटी सी गलती के कारण उसको वापस से देने पड़े पेपर। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो।
टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनालाइज नहीं करेंगे तो अपन को पता नहीं रहेगा कि कहाँ अपने को ज़्यादा एफर्ट डाल लें और कहाँ अपने को कम एफर्ट डाल लें। अगला पॉइंट अपना यही है कि हम एनालाइज कैसे करें टेस्टों। एनालाइजेशन की प्रोसेस इन दोनों चीज़ों में बिल्कुल अलग होती है, कंपटीशन में अलग होती है और बोर्ड्स में अलग होती है। पहले अपन चलो बोर्ड्स वाला ले लेते हैं। बोर्ड्स वाला देखो कि जैसे आपका कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 3 या फिर 4 ही नंबर मिले और आपने अपनी तरफ से पूरी जान झोंकी थी उस क्वेश्चन में, तो आपको वो रीजन जानना है कि क्यों मुझे 6 नंबर नहीं मिले और उस रीजन को पकड़ के रिजोल्व करना है। ये होता है टेस्ट एनालाइजेशन, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। जहाँ जहाँ आपके नंबर नहीं आए, आपको लग रहा था कि आने चाहिए, एक तो केस ये होता है कि हाँ आपको पता है कि इसमें मैंने गलत किया है तो नंबर नहीं आने वाले। एक आपको ये रहता है कि हाँ मैंने सोचा था कि मैं फुल मार्क्स का अटेम्प्ट करके आऊँगा, मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले, तो वो क्यों नहीं मिले, उस चीज़ को रेक्टिफाई करके उसको रिजोल्व करना, मतलब उस चीज़ को जान करके उस चीज़ का निवारण कर देना, ये होता है एनालाइजेशन। और यहाँ पे कंपटीशन में चले अपन, जैसे जेई नीट वगैरह, आपने फॉर्मूला आपके दिमाग से सही लगाया था, प्रोसेस भी सही फॉलो की थी, लास्ट में आंसर गड़बड़ हो गया, कैसे? तो या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या फिर फॉर्मूले की वैल्यू गलत पुट कर दिया आपने, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, या फिर आपको कॉन्सेप्ट ही पकड़ में नहीं आया उस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट था वो ही पकड़ में नहीं आया। ये चीज़ें होती है, जैसे जेई का पेपर देने वाले जान रहे होंगे कि उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, लास्ट में राउंड ऑफ करने में भी कई लोग गलती कर देते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई जरूर करें। ये होता है एनालाइजेशन, जिससे अपन को पता चल जाता है कि कौन कौन सी गलतियां हैं और कौन कौन से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, फिर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखते हुए अपन गलतियों को खत्म कर दें। ये होता है टेस्ट का एनालाइजेशन। अब अपन पहुंच गए अपने 11वें पॉइंट की तरफ। 11वां पॉइंट क्या है? गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब कि हम मेहनत करने के लिए तैयार बिल्कुल, लेकिन हमें सारी चीज़ें पता नहीं है ना, मेहनत को कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है और कितने समय में क्या चीज़ कवर करनी है, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं रहती कई बार। उन चीज़ों को जान लेना ही गाइडेंस लेना होता है। ये पॉइंट तुम्हारे लिए नहीं, ये पॉइंट मेरे लिए है, मेरी ड्यूटी है कि मैं तुमको गाइड कर सकूं, ठीक है जी। तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है, तुमने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तो जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास आ जाएगा, वो मेरा काम है, तुम्हारा तो बस बाकी के पॉइंट्स को फॉलो करना है काम। अब अपन समझते समझते सीखते सीखते आ गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा अगर आपने ये सभी चीज़ें फॉलो की हैं। लास्ट पॉइंट अपना स्टे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे रहें? मन से खुद से पॉजिटिव बातें करके, या फिर कुछ ऐसा सुन के, कोई पॉजिटिव म्यूजिक सुन के, तो भाई ये देखो हवाबाजी तो मेरे को तो आती नहीं है, आसपास तुम्हारे आसपास कोई और हो तो उसको भी कहो कि भाई इन हवाबाजियों को छोड़ो और प्लान पे ध्यान दो। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो और आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं तो अपने आप पॉजिटिव होगे ना आप। नेगेटिव होना क्यों है भाई? जब मुझे पता है कि भाई मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है और मुझे सारे स्टेशन पता हैं बीच वाले, और वो स्टेशन आते जा रहे हैं, तो मैं ऐसे थोड़ी सोचूंगा कि नहीं पहुंचा तो अरे भाई पहुंचेंगे अपन, 100% पहुंचेंगे। चीज़ें अपने को पता है, अपन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, अपने टाइम दिया है, अपन मेहनत कर रहे हैं, अपन ने सही काम किया है और अपन ने सारी बातों को माना है, तो अपना होगा, 100% होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर आपको इधर उधर से मोटिवेशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, आप हमेशा अंदर से मोटिवेटेड रहोगे। अंदर से मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? जब अपन कोई काम अच्छी तरीके से करते हैं और उसका अपने को बेनिफिट मिलता रहता है। और ये जो छोटी सी वीडियो बनाने के लिए मुझे 4 दिन लगे हैं, उनकी लाज रख लो और इन चीज़ों को अप्लाई करो और अपने डिजायर्ड मार्क्स तक पहुंचो। और बाकी लोग जो अपने आसपास हैं उनको भी बताओ कि भाई ये सब चीज़ें फॉलो करो, घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा और ओवरलोड पढ़ाई करने से भी काम नहीं चलेगा। काम चलेगा तो सिर्फ अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा के मेहनत करने से ही चलेगा काम।